Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack. 1918 में अजीम खिलाफत उस्मानिया खत्म होने के बाद आलम इस्लाम पर जो सबसे बड़ा अटैक हुआ वो था 9/11। क्योंकि 9/11 जाहिरन तो ट्विन टावर पर अटैक था, दरपर्दा ये अटैक आलम इस्लाम के दिल पर था। उम्मत मुस्लिमा की बड़ी बर्बादी की शुरुआत तो 1918 में ही हो गई, जब इब्लीस के अलायकारों और यहूदियों ने मिलकर उम्मत मुस्लिमा की दो बड़ी ताकतों खिलाफत उस्मानिया और सऊदी अरब को शिकस्त दी। खिलाफत उस्मानिया को ताकत से और सऊदी अरब को सियासत से अपने कब्जे में ले लिया गया। खिलाफत उस्मानिया और सऊदी अरब को शिकस्त देने के बाद इब्लीस के अलायकारों और यहूदियों की नजर अब बाकी इस्लामी मुमालिक पर थी। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, तुनीशिया और सीरिया। आलम इस्लाम को तबाह करने के लिए मंसूबा बनाया गया जिसका नाम था 9/11। 9/11 होने के बाद इस्लामी मुमालिक की जो हालत हुई वो आज हमारे सामने है। इब्लीस और उसके अलायकार दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाना चाहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिर्फ इस्लामी मुमालिक ही हो सकते हैं, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दज्जाल की बादशाहत है। A new world order can emerge. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle. Disaster. To carry out what his father, a phrase his father used, I think only once, and hasn't been used since, and that is a new world order. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. None of the most important countries which must build a new world order have had any experience with the multi-state system that is emerging. Never before has a new world order had to be assembled from so many. इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाने से पहले एक एक करके इस्लामी मुमालिक को तबाह कर दिया गया। आज के वीलॉग में जिस मुल्क की हम बात करेंगे उसका नाम है सीरिया, क्योंकि जो तबाही सीरिया की सरजमीन ने देखी वो तबाही इंसानियत की तारीख में किसी और मुल्क ने कभी नहीं देखी। 2011 में शुरू हुआ सीरियन सिविल वॉर 10 लाख इंसानी मौत का गवाह है। लोगों को अपनी सरजमीन छोड़कर दूसरे मुमालिक में पनाह लेनी पड़ी। लोग अपने ही मुल्क के अंदर मुहाजिर बन गए। इमारतें खंडरों में तब्दील हो गई। सीरिया की गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं बल्कि गोलियों की चलने की आवाजें आती हैं। स्कूल की जगह असला बनाने वाले कारखानों ने ले ली और मार्केट कब्रिस्तान में बदल गई। ये सब अंजाम दिया इस बादशाह ने जिसका नाम है बशर अल असद। दरअसल इसका नाम बशर अल खबीस होना चाहिए। आज की वीडियो कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो नहीं बल्कि जज्बाती वीडियो है। अपनी उम्मत की यह हालत देखने पर एक उम्मती के यही जज्बात हो सकते हैं, क्योंकि नबी अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि अगर आप कोई बुराई देखो तो उसे ताकत से रोको या फिर जबान से रोको या फिर उसे दिल में बुरा जानो। सीरियन सिविल वॉर कैसे शुरू हुआ, किन किन चीजों का गवाह है ये सीरियन सिविल वॉर, क्योंकि इस सिविल वॉर को 12 साल हो चुके हैं और ये अब तक भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए इसको डिकोड करेंगे चैप्टर वाइज। सीरियन सिविल वॉर की शुरुआत हुई फरवरी 2011 में, जब 14 साल के लड़के मुआविया सासानी ने अपने स्कूल की दीवार के बाहर पेंट से लिखा डॉक्टर योर टर्न इज नेक्स्ट। डॉक्टर से उसकी मुराद थी
बशर अल असद, कंट्री का बादशाह। दरअसल बशर अल असद और उसके फादर हाफिज अल असद की हुकूमत जालिमाना, सिविल राइट, प्रेस राइट और डेमोक्रेसी जैसी चीजें कंट्री के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सीरिया की अवाम बादशाहती रवैयों से तंग आ चुकी। पड़ोसी मुल्क लीबिया और तुनीशिया के अंदर तख्ता पलट की सारी तैयारियां सारी दुनिया देख चुकी थी। इसी से मुतासिर होकर 14 साल के लड़के मुआविया सासानी ने अपने स्कूल की दीवार के बाहर लिखा, बशर योर टर्न इज नेक्स्ट। बादशाहत में वही हुआ जिसकी तवक्को बादशाहत से की जाती है। 14 साल के मुआविया और उसके हम उम्र लड़कों को सुबह के 4 बजे घर से उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह जब लोगों को इस बात की खबर लगी तो अवाम ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। बशर फोर्सेज ने हेलीकॉप्टर से गोलियां दाग दी। प्रोटेस्ट में 2 लोग मारे गए। अवाम के जज्बात भड़काने के लिए ये काफी था। प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ते चले गए। उधर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी प्रोटेस्ट का जवाब गोलियों से दिया। मार्च 2011 फ्राइडे को हुए प्रोटेस्ट में 10 लोग और मारे गए। गोली लगने के बाद जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बशर फोर्सेज ने उनको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया। ये सब देखकर दर्रा की मस्जिद के इमाम ने मस्जिद के दरवाजे इसलिए खोल दिए ताकि उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन बशर फोर्सेज ने मस्जिद पर भी गोलियां दाग दी। एक के बाद एक हो रही मौत और जुल्म से प्रोटेस्ट कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते चले गए। प्रोटेस्ट इतने बढ़ते चले गए कि 45 दिन की कस्टडी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को मुआविया को रिलीज करना पड़ गया। अभी तक प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे थे ताकि मुआविया को रिलीज किया जा सके, लेकिन मुआविया के रिलीज होने के बाद सीरियन सिविल वॉर की तारीख में एक नया चैप्टर ऐड होता है। 14 साल के टीनेज मुआविया को बुरी तरह पीटा गया था। उसको उल्टा लटकाकर उसके पीठ पर कोड़े मारे गए थे, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे। मुआविया की हालत इतनी बुरी थी कि उसने लोगों के जज्बात को बुरी तरह भड़का दिया। पहले जो लोग मुआविया की आजादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अब मुल्क की आजादी के लिए प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। इंटरनेट ने आग में घी डालने का काम किया। लोगों का एक ही नारा था, रिवोल्यूशन डिमांड सैक्रिफाइस। देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट दरा से निकलकर डेमेस्कस, होम्स, हामा, एलिप्पो और अल रक्का में भी शुरू हो गए। 14 साल के मुआविया ने अपने मदरसे की दीवार पर पेंट से लिखा, बशर यू आर नेक्स्ट। उसकी ये बात सच होती साबित हो रही थी, लेकिन उस वक्त उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनके ही मुल्क की फौज उनके ही खिलाफ हो जाएगी। अमूमन कोई भी फौज अपने शहरियों की हिफाजत का हल्फ उठाती है, लेकिन बशर रिजीम के अंदर बिल्कुल उल्टा था। फौज अपने ही शहरियों को गोलियों का निशाना बना रही थी। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी यूज किया गया। पब्लिक के जज्बात इतने ज्यादा थे कि प्रोटेस्ट कम होने का नाम ही न ले रहे थे, लेकिन गैर मुसल्ला अवाम मुसल्ला फौज के सामने कब तक खड़ी रह सकती थी। एक एक्स आर्मी ऑफिसर इस बात को जानता था। इनका नाम था मारूफ। मारूफ पहले बशर रिजीम में एक पायलट थे। फौज के जुल्म देखने के बाद उनकी गैरत जाग गई। उन्होंने इरादा किया अपने भाई के साथ मिलकर एक आर्मी बनाने का। 15 लोगों के साथ एक कमरे के अंदर ये आर्मी बनाई गई और इसको नाम दिया गया फ्री सीरियन आर्मी। आगे चलकर इस फ्री सीरियन आर्मी को 1 लाख से ज्यादा सीरिया के शहरियों ने ज्वाइन किया। एक बड़ी आर्मी बन गई, लेकिन आर्मी को हथियार भी चाहिए होते हैं। इस कमी को पूरा किया इस शख्स ने जिनका नाम है अबू कुसाई। अबू कुसाई यूएई के अंदर एक गुमनाम कंपनी के अंदर प्रोडक्शन इंजीनियर थे। बम, मिसाइल और गन्स बनाने का इनको एक्सपीरियंस था। इंटरनेट के ऊपर ये पूरा सिनारियो लगातार देख रहे थे। इन्होंने इरादा किया ये अपने मुल्क के अंदर आके अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे। यूएई में अपना सब कुछ छोड़ने के बाद अबू कुसाई शाम के अंदर आ गए और एक पुराने कारखाने को बम, गन्स और मिसाइल बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। फ्री सीरियन आर्मी बनकर तैयार हो गई, जिसके पास हथियार भी थे, मिसाइल भी थी और गन्स भी थी। वर्सेस बशर रिजीम, बैटल ग्राउंड सीरिया के शहर। आने वाले वक्त में इस बैटल ग्राउंड को 4 बिग प्लेयर अमेरिका, रशिया, सऊदी अरब और तुर्की भी ज्वाइन करने वाले थे। चैप्टर 3 पर ही अपने पार्ट 1 को आज हम क्लोज करते हैं। बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।